Assalamu alaikum class. I hope all of you are fine. Welcome to this channel, and today we will discuss about parathyroid hormone, parathyroid gland, and the hormone releasing from parathyroid gland, their hyposecretion and hypersecretion. So without wasting our time, we have to start. सबसे पहली बात यह है कि पैराथायराइड हार्मोन या पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है। 4 ग्लैंड के फॉलिकल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पे, उसको हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। और उसकी जो हार्मोन जो रिलीज़ होता है पैराथायराइड ग्लैंड से, उसका नाम पैराथार्मोन है, जो कि कैल्शियम और फास्फेट लेवल को बॉडी के अंदर मेंटेन कर रहा होता है, बैलेंस कर रहा होता है। अगर पैराथार्मोन इंक्रीज़ हो जाता है तो ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। कैल्शियम की डेपोजिशन किडनी में होती है, इंटेस्टाइन में होती है और बोन में होती है, और इसकी वजह से जो ब्लड का फास्फोरस लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अगर कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ होगा तो पैराथार्मोन की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी, जैसा हमने जिक्र किया था नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म का पिछली वीडियोज़ में। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के तहत जब लेवल डिक्रीज़ हो जाता है कैल्शियम का बोन्स के अंदर, ब्लड के अंदर, किडनी के अंदर, तो उस टाइम क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर अगर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो उस टाइम पैराथार्मोन की जो सिक्रीशन है वो कम हो जाती है, उसकी ज़रूरत हमें फिर नहीं रहती। अब इसके जो डिसऑर्डर हैं वो 2 तरह के हैं। हाइपो अगर वो कम सिक्रीट होगा, हाइपर अगर वो ज़्यादा सिक्रीट होगा। तो हाइपोपैराथायराइडिज्म की अगर बात करें तो जो मोस्ट कॉमन काज है हाइपोपैराथायराइडिज्म की वो ये है कि जो पैराथायराइड हार्मोन है वो इनएडुकेट सिक्रेट हो रहा होता है, प्रॉपर अमाउंट में सिक्रेट नहीं हो रहा होता। क्यों? क्योंकि डिफरेंट उसके कंडीशंस हो सकती हैं, या तो कोई वहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज़ आ गई है, उसके अलावा या फिर ब्लड सप्लाई किसी भी वजह से कम हो गई है, कोई ब्लड कहीं कट लग गया है, जो वैन के अंदर कहीं थ्रम्बस बन गया है या एथेरोस्क्लेरोसिस बन गया है, तो उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम हो गई है। तो अब चूँकि आपको पता है कि जैसा हमने जिक्र किया था कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड हैं वो डक्ट वाले ग्लैंड हैं, डक्टलेस ग्लैंड है सॉरी, और वो ब्लड के ज़रिए से सिक्रीट होते हैं और बॉडी के अंदर मूव करते हैं। अब जब ब्लड ही मूव नहीं होगा पैराथायराइड की तरफ, तो उसकी वजह से क्या होगा कि पैराथार्मोन की सिक्रेशन कम होगी, उसको मैसेज कम मिलेगा। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि अगर सर्जिकल रिमूव हो गया, सर्जिकली जब थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर रहा था सर्जन, तो साथ में पैराथायराइड भी रिमूव हो गया, तो उसकी वजह से भी चांसेस हैं कि हाइपोपैराथायराइडिज्म हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो पैराथायराइड हार्मोन की जब अब्सेंस होती है या डिक्रीज़ होती है तो जो इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन है डाइटरी कैल्शियम की वो डिक्रीज़ हो जाती है। चूँकि बॉडी को बताने वाला कोई है ही नहीं कि बॉडी को कैल्शियम की ज़रूरत है, अगरचे पैराथायराइड ठीक है तो वो वहाँ पे इंटेस्टाइन को मैसेज भेजता है कि कैल्शियम लेवल हमें इतना चाहिए, इतनी कैल्शियम आपने अब्जॉर्ब करनी है और इतनी आपने रिमूव कर देनी है, एक्सक्रीट कर देनी है। अब वो नॉर्मल मैकेनिज़्म जब डिस्टर्ब हो गया तो कैल्शियम अब्जॉर्ब होगी नहीं, कैल्शियम डायरेक्ट इसी तरह जैसे डाइट में ली और वो एक्सक्रीट हो जाएगी। और जो उसकी फिर क्या करता है कि जो डिक्रीज़ कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम बोन एंड किडनी ट्यूब्यूल्स किडनी ट्यूब्यूल्स में चूँकि ब्लड के अंदर लो हो गया तो किडनी ट्यूब्यूल्स में और बोन्स में उसकी जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको कम कर देता है, और उसकी वजह से जो पीटीएच है पैराथायराइड हार्मोन है वो कम हो जाएगा, जो कैल्शियम बोन्स के अंदर स्टे करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हाइपोकैल्सीमिया होगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा और बोन्स के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद हाइपर फास्फेटीमिया, चूँकि ये लोअर कर रहा था पैराथायराइड फास्फेट के लेवल को, तो अब जब ये बन ही नहीं रहा तो फास्फेट लो होगा ही नहीं, वो जितना आएगा वो बॉडी के अंदर अकमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हाइपर फास्फेटीमिया के ब्लड के अंदर फास्फेट का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। इसकी काजेज़ की अगर बात करें तो रेडियो एक्टिव आयोडीन है, कि अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है आयोडीन वो अगर लेता है पेशेंट या वो रखी हुई है इम्प्लांट की सूरत में, तो उसकी वजह से उसकी जो रेज़ हैं निकलने वाली, उसकी वजह से पैराथार्मोन के ऊपर अफेक्ट हो सकता है। उसके बाद हेरिडिटी अगर है, हेरिडिटी के कोई जेनेटिक उसका कोई लिंक है डिजीज़ के साथ पैराथायराइड के हार्मोन के साथ,
मतलब हाइपोपैराथायराइडिज्म का कोई जेनेटिक मेकअप मौजूद है बॉडी के अंदर, कोई जीन म्यूटेट हुआ है, तो उस सूरत में हो सकता है। या फिर पैराथायराइड को रिमूव कर दिया गया थायराइड को निकालते हुए, तो उसकी वजह से भी हाइपोपैराथायराइडिज्म होने के चांसेस हैं। अब इसकी जो साइन एंड सिम्टम है, चूँकि आपको पता है कि कैल्शियम और फास्फेट बहुत आम रोल होता है इनका बोन्स में भी, और मसल की कंट्रक्शन में कैल्शियम का बहुत आम रोल होता है। प्लस जो ब्रेन के इम्पल्सिस सेंड हो रही होती है, न्यूरोट्रांसमीटर जो एक्सॉन्स और डेंड्राइट से ट्रेवल कर रहे होते हैं, उनके लिए भी बहुत आम रोल होता है कैल्शियम का। तो अब जब कैल्शियम और वो फास्फेट लेवल कम हो जाएगा तो टेटनी के चांसेस बढ़ जाएंगे, मसल की टोन इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, और अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगी, चूँकि ब्रेन के साथ उसका ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा, मैसेज सेंड करने में अब्रप्ट चेंजेस आ जाएंगी। उसके बाद न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी होगी, न्यूरोमस्कुलर इरिटेबल होगा, जो नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, इरिटेबल होगा, और जिसकी वजह से ट्रेमर्स और इस तरह के आप सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। एंग्जाइटी हो सकता है, डिलीरियम हो सकता है, नम्बनेस और टिंगलिंग सेंसेशन फील होगी। परी ओरल एरिया में, जो ओरल एरिया के पहले वाला एरिया है उसके अंदर, हैंड्स के अंदर, फीट्स के अंदर, फिंगर के अंदर, चूँकि वही बात आ गई कि टेंगलिंग और जो नमनेस की सेंसेशन है तो वो भी न्यूरोमस्कुलर के डैमेज होने की वजह से हो जाएंगे। मसल स्पाज्म हो जाएंगे, कैल्शियम अब है नहीं मसल्स के पास, बोन के अंदर स्टे किया हुआ है, तो इसकी वजह से मसल स्पाज्म होंगे, मसल प्रॉपर तौर पे वर्क नहीं करेंगे, और हैंड और फीट और नेक बिलखुसूस क्या होगा कि इनमें स्टिफनेस आ जाएगी। कार्डियक डिसरिदमिया होंगे, चूँकि जो पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से डिसरिदमिया देखने को आपको मिलेंगे। उसके बाद ब्रंकोस्पाज्म होगा कि ब्रंकस के जो मसल्स हैं वो स्पाज्म का शिकार हो जाएंगे, उनमें स्पाजिसिटी आ जाएगी, वो स्टिफ हो जाएंगे, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी अरेस्ट या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स या डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्फेजिया होगा, अब डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग होगी, पेशेंट स्वेलो नहीं कर पाएगा इजीली, क्योंकि वहाँ पे जो मसल्स हैं वो स्पाज्म हुए हैं, वो स्टिफ हुए हैं। उसके बाद पॉजिटिव चोस्टिक साइन और पॉजिटिव टॉर्सोस साइन, इसको हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और पीटीएच लो होगा, ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन जो है वो लो होगा। हम डायग्नोज कैसे करेंगे इसको कि पैराथायराइड हार्मोन आप जब टेस्ट करवाएंगे तो सीरम पैराथायराइड हार्मोन आपको लो नज़र आएगा, सीरम कैल्शियम आपको लो नज़र आएगा, कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर कम है और बोन के अंदर डिपॉजिट हुआ है। पॉजिटिव चोस्टिक साइन का मतलब क्या है कि जब शार्प टैपिंग की जाती है फेशियल नर्व की, ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है उसकी जब टैपिंग की जाएगी या फिर कोई परकस किया जाएगा या इवन पल्पेट किया जाएगा तो उसकी वजह से माउथ ट्विच होगा, नोज़ और आइज़ में पेन फील होगा, स्पाज्म और ट्विचिंग होगी माउथ में, नोज़ में और आइज़ में, मतलब बहुत पेशेंट को पेन भी हो सकता है और ट्विचिंग जिस तरह हो रही होती है उस तरह का उसके सेंसेशन होगी। पॉजिटिव अगर हम ट्रोसोस साइन की बात करें तो इसमें जो ब्लड है, ब्लड की अकमुलेशन, ब्लड की जो अकमुलेट होने की वजह से ब्लड वहाँ पे स्टे करेगा, ब्लड मूव नहीं करेगा फिंगर्स की तरफ, जो कार्पल और पेडल जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे ब्लड के ना होने की वजह से, ब्लड के फ्लो के कम होने की वजह से, उसकी वजह से वहाँ पे एक तो टिंगलिंग सेंसेशन फील होगी, ठीक है, और वहाँ पे स्पाज्म आ जाएगा, वहाँ पे ऐसा फील होगा कि बिल्कुल मसल खिंच गया है, पेशेंट को बहुत सीवियर किस्म का पेन होगा। इवन के अगर हम ब्लड प्रेशर कफ भी 3 मिनट्स तक उसका बांध लेते हैं तो उसकी वजह से भी ये आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ट्रोसोस साइन ये देख लें, ट्रोसोस साइन में ये है कि उसका मसल स्पाज्म हो गया है, हैंड उसका जो फ्लेक्स हो गया है बिल्कुल। दूसरा ये देखें चॉपस्टिक साइन कि उसमें वो टैपिंग कर रहा है तो टैपिंग के साथ साथ वहाँ पे क्या आ रहा है कि वहाँ पे उसको टिंगलिंग सेंसेशन भी फील हो रही है, साथ में मसल की ट्विचिंग भी देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर थ्योरेपेटिक इंटरवेंशन की बात करें तो जो हमने सीरम के कैल्शियम लेवल को 9 to 10 तक इंक्रीज़ करना है। कैल्शियम ग्लूकोनेट हमने पेशेंट को देना है ताकि जो सीरम कैल्शियम लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाए, नॉर्मल अमाउंट में आ जाए।
उसके अलावा हमने पेशेंट के लिए सेडेटिव यूज़ करने हैं, जैसा कि फिनोबार्बिटोल, ताकि उसकी जो न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी है, जो टिंगलिंग सेंसेशन है, जो इरिटेशन है, जो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है, उसको हम दूर कर सकें। और पेशेंट को जो सीजर्स हो रहे होंगे तो उसको भी हम कैल्शियम ग्लूकोनेट तो हम उसको दे रहे हैं कैल्शियम के लेवल को पूरा करने के लिए। बॉडी इतनी जल्दी कैल्शियम को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, तो वो सीजर्स को रोकने के लिए भी हमें एंटी सीजर मेडिकेशन या सेडेटिव मेडिकेशन देने की ज़रूरत पड़ेगी। पराथ हार्मोन को हम एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से हमें काफ़ी एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट को हम फ्री रखेंगे नॉइज़ से, ड्राफ्ट से, ब्राइट लाइट से, सडन मोमेंट से या कोई ट्रॉमा से, कोई इस तरह की बुरी खबर से, क्योंकि पेशेंट का जो नर्वस सिस्टम है वो भी कंप्रोमाइज़ है, मस्कुलर सिस्टम है वो भी कंप्रोमाइज़ है, तो उसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा और डिसोरिएंटेड और इस तरह की उसके अंदर हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने पेशेंट को वो डाइट देनी है जिसके अंदर कैल्शियम हाई हो और फास्फेट लो, चूँकि अब हाइपोपैराथायराइडिज्म की वजह से हाइपरफास्फेटिमिया हुआ है कि ब्लड के अंदर फास्फेट का लेवल इंक्रीज़ हुआ हुआ और कैल्शियम का लेवल कम हुआ। तो कैल्शियम तो हम देंगे, लेकिन इसका ध्यान रखेंगे कि फास्फेट के जो है डाइट के अंदर उसको हम कम कर देंगे। अगरचे जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, एग का यॉक हो गया, या उसके अंदर कैल्शियम होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर फास्फेट होने की वजह से हम उसको अवॉइड करेंगे। ओरल टैबलेट हम दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है, कैल्शियम सप्लीमेंट के तौर पे। विटामिन डी हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे, जिसमें डी हाइड्रोकैल्सिट्रोल है, ताकि जो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन है, चूँकि ये आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब उसी सूरत में होती है इंटेस्टाइन से कि अगर वहाँ पे विटामिन डी मौजूद है। विटामिन डी इसकी अब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा होता है। विटामिन डी अगर नहीं है तो जितनी भी कैल्शियम खाई वो सारी एक्सक्रीट हो जाएगी। तो इसके लिए हमें विटामिन डी के सप्लीमेंट भी देने हैं, ताकि विटामिन डी की मौजूदगी में कैल्शियम के क्या हो जाए कि कैल्शियम की जो अब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर हो जाए, जो हाइपोकैल्सीमिया हुआ है उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाए। उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी देंगे मील खाना खाने के बाद, जो कि फास्फेट के साथ बाइंड होती है और इसकी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के साथ फास्फेट कहीं पे भी फ्री पड़ा हुआ है तो एल्युमिनियम उसके साथ जाके जॉइंट बना लेगी, बॉन्ड बना लेगी और उसको लेके तो एक्सक्रीशन के ज़रिए से जीआईटी सिस्टम के एक्सक्रीशन प्रोसेस के ज़रिए से उसको रिमूव करवा देगी। उसके बाद अगर हम बात करें नर्सिंग डायग्नोसिस की, तो इसमें एक रिस्क ऑफ इंजरी हो सकता है रिलेटेड टू टेटनी, क्योंकि बोन्स स्टिफ हुए हुए हैं, बोन्स ब्रिटल हुए हुए हैं, कैल्शियम उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है, तो उसकी वजह से चांसेस हैं कि पेशेंट को इंजरी हो। इम्बैलेंस बॉडी न्यूट्रिशन होगी पेशेंट की, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स, फटीग होगा पेशेंट को, और उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड होगी। वो प्रॉपर अपने डेली टास्क ADL जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकेगा। उसके बाद अगर हम नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो हमने पेशेंट को जो हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम्स हैं, जैसा कि टेटनी है, सीजर्स है, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ हैं, डिसइरिथमियाज हैं, मसल स्पाज्म है, पेनफुल सेंसेशन है, टिंगलिंग या नम्बनेस है, इन सारी जो सिम्टम्स हैं उनको हमने ऑब्जर्व करना है और उनके साथ हमने डील करना है, उनको हमने रिलीव करवाना है। उसके बाद हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे पेशेंट को कैल्शियम के लेवल को पूरा करने के लिए। एंटी सीजर्स मेडिकेशन फिनोबार्बिटोल जैसा हम जिक्र कर चुके हैं तो वो पेशेंट को देंगे, वो पेशेंट को भी देंगे और पेशेंट की बेड साइड पे हमेशा मौजूद होनी चाहिए, ताकि किसी भी कॉम्प्लिकेशन की सूरत में या किसी भी सीवियर सिम्टम्स की सूरत में हम पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकें। अगर पेशेंट को कार्डियक डिसऑर्डर है, वो कोई डिजिटल्स ले रहा है कैल्शियम ग्लूकोनेट, उसमें हम क्या करेंगे कि एडमिनिस्टर बिल्कुल स्लोली करेंगे। इसके अलावा भी अगर किसी भी पेशेंट को हम कैल्शियम ग्लूकोनेट दे रहे होते हैं मिली इक्विवेलेंस में, चूँकि ये देना होता है, तो फिर भी हमें उसका जो लेवल है उसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि जो उसका कार्डियक आउटपुट है, हार्ट रेट है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट है, उसका जो साइंस ऑफ रिएक्शन या इन्फ्लामेशन या हाइपर सेंसिटिविटी है, उसको हमने जज करना है कि इस तरह के कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। हार्ट रेट को हम साथ में मॉनिटर करते रहते हैं उसके दौरान। उसके बाद अगर हम बात करें कि
नर्सिंग इंटरवेंशन की, तो कैल्शियम और डिजिटलिस दोनों क्या करते हैं कि सिस्टोलिक कंट्रक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। सिस्टोलिक कंट्रक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो वेंट्रिकल्स हैं हार्ट की, लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल, उनकी कंट्रक्शन को इंक्रीज़ कर देंगे, जिसकी वजह से, और ये दोनों क्या करते हैं कि साइन एनर्जेटिक हैं, जो आपने कहीं शायद सुना हो, एक दूसरे के अफेक्ट को इन्हांस करते हैं, ठीक है, पोटेंशिएट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं सिस्टोलिक कंट्रक्शन को इंक्रीज़ करवाने में, जिसकी वजह से फैटल डिसइरिथमिया हो सकता है। कार्डियक पेशेंट को फिर कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटरिंग और केयरफुल असेसमेंट की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग कैल्शियम ग्लूकोनेट असेसमेंट। और इसकी वजह से क्या हो सकता है कि लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह हो सकती है, चूँकि हार्ट अगर बहुत तेज़ी से वर्क करना शुरू कर देगा डिस मैनर में, तो उसकी वजह से हार्ट फेल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अगर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखा जाए नर्सिंग केयर का, तो वो पेशेंट को टीच करना है अबाउट मेडिकेशन और डाइट थेरेपी, जो कि पेशेंट का एक राइट भी है कि जो मेडिकेशन आप पेशेंट को दे रहे हैं उसके बारे में आपने प्रॉपर पेशेंट को टीच करना होता है कि ये वाली मेडिकेशन इस मकसद के लिए यूज़ हो रही है, इसके ये सिम्टम्स, इसके ये सिम्टम्स ठीक होंगे इसके साथ, और ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, और जो ही साइड इफ़ेक्ट हों तो आपने कैसे रिपोर्ट करना है, कहाँ पे रिपोर्ट करना है। उसके बाद कैल्शियम जो ग्लूकोनेट है, ये भी एडमिटेड पेशेंट को लगाया जाता है, या उमूमन जो काफ़ी टाइम तक रिटेन हो उसको एज सुन एज़ पॉसिबल दिया जाता है। और उसके साथ साथ हम डाइट थेरेपी की तरफ भी जाएंगे कि देखेंगे कि डाइट थेरेपी उसकी कैसी है, उसको हमने बेहतर करना है, ताकि वो ऐसी डाइट के बारे में हमने पेशेंट को टीचिंग करनी है कि जिसमें मतलब ऐसी डाइट ले जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो, फास्फेट का लेवल कम हो या ना हो। पेशेंट को नीड है कि हम उसको जो हाइपरकैल्सीमिया के जो साइंस हैं उसको हम बता दें, और हाइपोकैल्सीमिया के साइंस भी बता दें। ये ना हो हम कैल्शियम ग्लूकोनेट ज़्यादा अमाउंट में दे दें तो हाइपरकैल्सीमिया के कौन से साइंस ऐसे हैं कि पेशेंट बहुत ज़्यादा कैल्शियम के सप्लीमेंट लेना शुरू कर दे, तो उसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके साइन एंड सिम्टम्स भी हमने पेशेंट को गाइड करने हैं कि ये साइन सिम्टम्स आएंगे तो आपने हॉस्पिटल में फ़ौरन रिपोर्ट करना है, और हाइपोकैल्सीमिया के भी, और मतलब डेंजर साइन हमने पेशेंट को एक्सप्लेन कर देने हैं। उसके बाद अगर हमारी बात करें दूसरी डिजीज़ की, तो वो है हमारी हाइपर पैराथायराइडिज्म। हाइपर पैराथायराइडिज्म क्या होती है कि बोन की डीकैल्सिफिकेशन हो रही होती है, और बोन से जो हमारा कैल्शियम है वो रिमूव हो रहा होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या था हाइपो में कि बोन में अकमुलेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे डीकैल्सिफाई हो रही है, कैल्शियम बोन से रिमूव हो रहा है, और विरिनल कैल्कुलाई की फॉर्म में जाके रिनल के अंदर अकमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और रिनल स्टोन बनना शुरू हो जाएंगे, जो कि कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन होंगे। तकरीबन 70 से 75% जो स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम से बने हुए होते हैं। प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म जो है वो मोर कॉमन होता है वुमेन में और मेन एज़ कम्पेयर टू मेन, और जो मोस्ट ऑफ द कॉमन इन पेशेंट फॉर एज बिटवीन 60 to 70 ईयर्स की एज में, चूँकि वुमेन में इसलिए ज़्यादा होता है कि उस टाइम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल कम हो गए होते हैं, बिल्कुल बंद हो चुके होते हैं, तो उसकी वजह से चांसेस ज़्यादा होते हैं, चूँकि बस तमाम हार्मोन एक दूसरे पे कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह अफेक्ट कर रहे होते हैं रिलीज़ में। तो इस वजह से इसके जो है फीमेल 60 to 70 ईयर्स मेनिपाउजल स्टेज होगा, पोस्ट मेनिपाउज स्टेज होगा, तो उस सूरत में 2 to 4 टाइम्स वुमेन ज़्यादा रिस्क पे होंगी कि उनके अंदर हाइपर पैराथायराइडिज्म के चांसेस बढ़ जाएं, ठीक है। और सेकेंडरी प्राइमरी की अगर हम बात करें, प्राइमरी वो हाइपर पैराथायराइडिज्म है जो पैराथायराइड ग्लैंड के साथ रिलेटेड है, और सेकेंडरी वो है कि वो किसी और पैराथायराइड की डिजीज़ है लेकिन वो किसी और चीज़ के साथ लिंक है, जैसा कि ब्रेन के साथ लिंक है, जैसा कि पोस्टीरियर के साथ लिंक है, तो उसको हम क्या कहते हैं सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म उन पेशेंट में होता है जो कि रिनल फेलियर के साथ आते हैं आपके पास, ठीक है, जो फास्फेट की रिटेंशन हो जाती है, जब किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होते तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होता है, और जो फास्फेट है वो रिटेन हो रहा होता है, और फास्फेट का जो रिटेन है वो इंक्रीज़ कर देता है स्टिमुलेशन को पैराथायराइड ग्लैंड के, ठीक है, तो जिसकी वजह से पैराथायराइड ग्लैंड भी हाइपर एक्टिव होने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। इसके बाद अगर हम इसके पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैराथायराइड की ओवर एक्टिविटी होगी, पैराथायराइड बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज़ होगा, हाइपरकैल्सीमिया के चांसेस हैं कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाइपोफास्फेटेज के फास्फेट का जो लेवल है बॉडी के अंदर वो वहाँ पे कम हो जाएगा बॉडी में, जो कि पहली कंडीशन में ज़्यादा था। इसके साइन एंड सिम्टम की अगर बात करें, फटीग,
डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, नोजिया, वोमिटिंग, किडनी स्टोन्स लीडिंग टू ऑब्स्ट्रक्शन, पाइलोनेफ्राइटिस एंड किडनी फेलियर। इसमें अगर हम बात करें फटीग होगी पेशेंट को, चूँकि ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट नहीं कर रहा, पैराथायराइड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, उसकी वजह से पेशेंट डिप्रेशन का शिकार हो सकता है कि यार मुझे किस तरह की बीमारी लग गई है, वो ठीक होगी नहीं होगी। उसके बाद कन्फ्यूजन जो पेशेंट की होंगी वो हमने देखनी है, उसको नोजिया वोमिटिंग तो नहीं हो रहा, किडनी उसके स्टोन्स तो मौजूद नहीं है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है ब्लडर की, यूरेथ्रा की, और उसकी वजह से पाइलोनेफ्राइटिस जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ दी नेफ्रॉन है वो स्टार्ट हो सकती है। कि जॉइंट पेन हमें देखने को मिलेगा, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की जो कि डिजीज से रिलेटेड फ्रैक्चर हमें देखने को मिलेंगे, चूंकि बोन डीकल्सिफाई हो रहे हैं, बोन में से कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है। उसके बाद पेशेंट के अंदर डिसइरिथमियाज आएंगे, प्रॉपर हार्ट की वर्किंग नहीं होगी, कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, तो कैल्शियम लेवल हम करेंगे, कैल्शियम आपका एलिवेट आएगा, फॉस्फेट लेवल डिक्रीज़ आएगा, पैराथायराइड हार्मोन एलिवेट आएगा। अगर तो कहीं उसके अंदर प्राइमरी में आपका सिर्फ पैराथायराइड इंक्रीज़ आएगा प्राइमरी डिजीज़ में, एक्सरे और सेकेंडरी में ये लाजमी नहीं है कि पैराथायराइड इंक्रीज़ हो, किसी और वजह से हो रहा होगा तो वो हमें डायग्नोज करना पड़ेगा। उसके बाद बोन डेंसिटी का हम एक्सरे कराएंगे ये देखने के लिए कि बोन्स के अंदर कितनी एक डेंसिटी है जो कि बेस कर रही होती है कैल्शियम पे, जिससे हमें कैल्शियम का आइडिया हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और MRI करवाएंगे देखने के लिए कि पैराथायराइड का जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ हुआ, एलिवेट हुआ हुआ, उसकी क्या वजह हो सकती है। कहीं पैराथायराइड के अंदर सिस्ट तो नहीं बनी हुई, कहीं एडिनोमा तो नहीं बना हुआ, हाइपरप्लेजिया उसका साइज़ तो इंक्रीज़ नहीं हुआ हुआ, एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई वर्किंग करने की वजह से, ये सारी चीज़ें हमने नोट डाउन करनी है। उसके बाद अगर थ्योरेपेटिक इंटरवेंशन की बात करें तो कैल्सिटोनिन हम पेशेंट को देंगे जो कि बोन की कैल्सिफिकेशन को इंक्रीज़ करता है और ब्लड के कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ करता है। ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल होता है उसको डिक्रीज़ करके बोन्स में भेज रहा होता है। ये हमने थायराइड ग्लैंड के अंदर भी इसका जिक्र किया था। उसके साथ साथ हम पेशेंट को हाइड्रेशन थेरेपी देंगे ताकि वो रीनल कैल्कुलाई के बनने के चांसेस हैं। जब पानी बहुत ज़्यादा होगा, वाटर फ्लूइड की अमाउंट बॉडी के अंदर ज़्यादा है, तो ये भी हमने देखना है कि ये नो हम इतना ज़्यादा उसको पानी दे रहे हैं कि उसकी वजह से उसके एडिमा बनने शुरू हो गए। तो ये चीज़ हमने देखनी है। और 2000 ml नॉर्मली पेशेंट को हम देंगे ताकि उसके रीनल कैल्कुलाई बनने के चांसेस कम हो जाएं और जो रीनल कैल्कुलाई बन भी रहा हो वो वहाँ से वाश आउट हो जाए। उसके बाद हमने पेशेंट को फ्रुस्माइड देना है। जो थायोजाइड डायूरेटिक हैं वो हमने अवॉइड करनी है चूँकि ये डिक्रीज़ करवा देते हैं रीनल एक्सक्रीशन की कैल्शियम को। कैल्शियम चूँकि बॉडी के अंदर ज़्यादा हुआ हुआ है, ब्लड के अंदर ज़्यादा हुआ हुआ है, तो इसको रिमूवल की ज़रूरत है। अगर हम फ्रुस्माइड देंगे तो फिर वो उसकी जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको डिक्रीज़ कर देगा और वो बॉडी से रिमूव होना शुरू हो जाएगा कैल्शियम। उसके बाद अगर हम बात करें रेकमेंडेड जो ट्रीटमेंट है हाइपर पैराथायराइडिज्म की, वो सर्जिकल रिमूवल है जिसको हम पैराथायराइडेक्टमी कहते हैं। हमने वाच करना है कि टेटनी के कोई साइन एंड सिम्टम तो नहीं आ रहे, पोस्ट सर्जिकली कोई हमें सिम्टम्स तो देखने को नहीं आ रही जिसमें नंबनेस हो सकता है, टिंगलिंग, कार्पोपेडल स्पाज्म जैसे ये सब जिक्र कर चुके हैं और उसके साथ साथ कार्डियक एरिथमिया या हाइपोटेंशन के चांसेस हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने देखनी है कि पैराथायराइडेक्टमी हो गई है, पैराथायराइड को रिमूव कर दिया गया है, तो उसके जो हार्मोन है वो क्या होंगे, डिसबैलेंस हो जाएंगे। इन चीज़ को हमने मॉनिटर करना है। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करें तो रिस्क ऑफ इंजरी होगा रिलेटेड टू फ्रैक्चर, चूँकि हाइपरकैल्सीमिया की वजह से फ्रैक्चर के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और रिस्क का चांस बढ़ जाएगा। कंस्टिपेशन होगी पेशेंट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन के रिड्यूस होने की वजह से, चूँकि कैल्शियम बहुत ज़्यादा डिपॉजिट और फास्फेट बहुत कम हुआ हुआ है। उसके बाद पेशेंट का डेफिसिट नॉलेज भी हो सकता है थेरेपेटिक रिजीम के मुतालिक कि जो आप रिजीम उसको दे रहे हैं, थेरेपेटिकली आप मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं, उसको जो टीचिंग दे रहे हैं, उसको जो आप काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उससे भी पेशेंट का डेफिसिट नॉलेज उसके बारे में भी हो सकता है। तो इसलिए ये चीज़ का ध्यान रहे कि आपने उसको प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर टीचिंग गाइड करना है रिगार्डिंग डिजीज़, उसकी प्रोग्नोसिस क्या है, और ये सारी चीज़ें आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें नर्सिंग इंटरवेंशन की, तो जो नर्सिंग इंटरवेंशन है, पेशेंट अगर हमारे पास हाइपर पैराथायराइडिज्म के साथ है तो उसके अंदर रीनल कैल्कुलाई के चांसेस हमने पहले देख लिया कि ज़्यादा होते हैं। हमने 2000 ml तक उसको डेली बेसिस पे वाटर रेकमेंड करना है ताकि उसका जो रीनल कैल्कुलाई बनने के चांसेस हैं या अगर कोई छोटा सा स्टोन बनता भी है तो वो ईजिली बॉडी से रिमूव हो जाए। पेशेंट को हमने इंस्ट्रक्ट करना है कि वो डिहाइड्रेशन को अवॉइड करे,
ताकि उसके डिहाइड्रेशन की वजह से उसका कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, रीनल कैल्कुलाई बहुत इजीली बन सकते हैं और ये एक ख़तरनाक अलामत भी हो सकती है। तो इस वजह से हमने इस चीज़ को देखना है कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन से हमने अवॉइड करना है। डायरिया हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, उस सूरत में फ़ौरी तौर पे हमने हॉस्पिटल की तरफ पेशेंट को लेके जाना है। उसके बाद क्या करना है कि मोबिलिटी इंक्रीज़ करेंगे पेशेंट की, ताकि जो बोन की रिटेंशन है कैल्शियम की वो हो जाए। जो कैल्शियम है बोन्स ताकि डिमांड करें ब्लड से कैल्शियम के लिए, और कैल्शियम बोन्स के अंदर आके पहुँचना जाए, थोड़ा बहुत अमाउंट में जितना ज़रूरत है उतना कैल्शियम बोन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। उसके बाद हमने जो रिस्ट्रिक्ट करनी है या कैल्शियम ज़्यादा कैल्शियम डाइट नहीं लेनी, ताकि कैल्शियम का लेवल मज़ीद इंक्रीज़ ना हो, जो कि नुकसानदेह हो सकता है, फैटल भी हो सकता है। हमने पेशेंट को फ्लूइड्स देना है, प्रोन जूस देना है, और उसके अलावा स्टूल सॉफ्टनर देंगे, ताकि कंस्टिपेशन जो हमने देखा था वाटर की डिहाइड्रेशन की वजह से या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, तो वो कंस्टिपेशन के चांसेस कम हो जाए। सो गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।